तो टुडे वी हैव अ चैप्टर बैंकिंग, कॉमर्शियल बैंक्स एंड द सेंट्रल बैंक्स। तो बैंकिंग, कॉमर्शियल बैंक्स एंड द सेंट्रल बैंक। तो बैंकिंग का बिजनेस पहले समझते हैं क्या होता है। बैंकिंग एक ऐसा बिजनेस है जिसमें आप कस्टमर से क्या करते हो, डिपॉजिट्स लेते हो और फिर उन्हीं डिपॉजिट से जो आपके पास पैसे होते हैं उन्हीं से आप फिर फर्दर पब्लिक को क्या करते हो, अमाउंट पे करते हो, राइट। उन्हीं को फिर लैंड करते हो। यानी बैंक एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो लोगों से पैसे लेके और फिर दूसरे लोगों को पैसे देता है। यानी लैंडिंग और डिपॉजिट्स के बीच में जो इंटरेस्ट होता है उसी से अपनी इनकम को जनरेट करता है, राइट। तो ये सारे इंस्ट्रूमेंट हम इसके अंदर पढ़ेंगे। और हमारी कंट्री में बैंकिंग कितने होते हैं, हमारी कंट्री में दो बैंक्स हैं। एक तो जो नॉर्मल बैंकिंग आप पढ़ रहे हो, राइट, जैसे कि जो हम पढ़ेंगे अभी कॉमर्शियल बैंक्स के बारे में पढ़ेंगे। हमारे पास कितने टाइप्स के बैंक होते हैं, कॉमर्शियल होते हैं, कोऑपरेटिव होते हैं, फिर उसमें से सेंट्रल बैंक होते हैं, फिर कॉमर्शियल में भी कई होते हैं, प्राइवेट बैंक्स होते हैं, पब्लिक सेक्टर के बैंक्स होते हैं। तो इस तरीके से हम लोग आगे चलेंगे, राइट। अब सबसे पहले हम लोग देखेंगे, अगर हम बैंक के टाइप को देखेंगे तो सबसे पहला जो हम टाइप स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज व्हाट, कॉमर्शियल बैंक। पढ़ें इसको, कॉमर्शियल बैंक, राइट। देखो, कॉमर्शियल बैंक इज अ प्राइमरी यूनिट ऑफ इंडियन बैंकिंग सिस्टम, आईबीएस शॉर्ट में लिखते हैं इसको, आईबीएस, राइट। लाइक अदर बिजनेसेस, कॉमर्शियल बैंक ऑल्सो एम टू अर्न प्रॉफिट। फॉर दिस दे ऑफर अ वैरायटी ऑफ सर्विसेज टू देयर कस्टमर्स। नाउ कॉमर्शियल बैंक का मतलब क्या हो गया, कॉमर्शियल बैंक इज एन इंस्टीट्यूशन विच परफॉर्म द फंक्शन ऑफ, जो मैंने वर्ड बोले देखो वही आ गए, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स, ये क्या करते हैं, पब्लिक के पैसे को एक्सेप्ट करते हैं। ग्रांटिंग लोन्स, उन्हीं पैसों से फिर क्या करते हैं, लोन प्रोवाइड करते हैं। उन्हीं पैसों से क्या प्रोवाइड करते हैं, लोन प्रोवाइड करते हैं। और विद द एम ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। और बैंकिंग कंपनी क्या है, ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस नहीं है, दे आर फॉर्म टू अर्न प्रॉफिट। फॉर एग्जांपल अगर इंडिया बात करें तो सम टॉप मोस्ट कंपनीज इन बैंकिंग सेक्टर में आएंगे, जैसे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एसबीआई, लार्जेस्ट बैंक इन इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, अलाहाबाद बैंक विच इज नाउ मर्ज विद द इंडियन बैंक, राइट। Allahabad Bank is not no more a separate bank. Now it has been merged with the Indian Bank. Canara Bank and some example of commercial banks in India, right? So this is a small definition of commercial bank. यहाँ तक प्रॉब्लम कुछ आपको बताइए। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक। मतलब कमर्शियल बैंक जो हम पढ़ने जा रहे हैं, जिसको अभी हमने पढ़ा, तो वो करते क्या हैं। तो इनके प्राइमरी फंक्शन देखो आप, दिस इज द प्राइमरी फंक्शन। कितने प्राइमरी फंक्शंस हैं, उनके मेन दो ही काम है। क्या दो काम है, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट एंड एडवांसिंग लोन टू द जनरल पब्लिक। अगर मेरे और आपके पास सरप्लस पैसे हैं, सपोज वी आर अ सैलरीड पर्सन, तो वी मस्ट बी गेटिंग सैलरी फ्रॉम सम ऑर्गेनाइजेशन। तो हमारी सैलरी हम कहां रखते हैं बताओ, वी कीप इन अ सेपरेट अकाउंट, राइट। फॉर एग्जाम्पल यू हैव एक्सिस बैंक अकाउंट, आई हैव एचडीएफसी बैंक अकाउंट, इट मे बी, राइट। तो एक्सेप्टिंग डिपॉजिट इज वन ऑफ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ बैंक एंड एडवांसिंग ऑफ लोन्स। बैंक किसको लोन देता है बताओ, कॉर्पोरेट्स को देता है, इंडिविजुअल्स को देता है, डिफरेंट काइंड्स के लोन प्रोवाइड करता है, पर्सनल लोन, होम लोन, कार लोन। इस तरीके से बैंक क्या करता है, अपने फंक्शंस को परफॉर्म करता है। इज इट क्लियर? चलो अब इसको डिटेल्स में देख के चलते हैं कि अब एक्सेप्टिंग डिपॉजिट के अंदर बैंक के कितने फंक्शंस हैं, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स के अंदर बैंक के कितने फंक्शंस हैं। देखो सबसे पहला हमारे पास क्या फंक्शन है एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स के अंदर, करंट अकाउंट डिपॉजिट एंड डिमांड डिपॉजिट्स। ये क्या होता है, अब डिपॉजिट्स के अंदर हम पढ़ेंगे कि बैंक डिफरेंट काइंड्स के डिपॉजिट हमसे लेता है। तो क्या है करंट अकाउंट डिपॉजिट और डिमांड डिपॉजिट, दिस डिपॉजिट रेफर्स टू दोज डिपॉजिट्स विच आर रिपेबल बाय बैंक ऑन डिमांड। मतलब आप जब बैंक से चाहो अपने पैसे ले सकते हो। मतलब दीज आर सच अ डिपॉजिट कि आप बैंक के पास आज देते हो पैसे और कल लेने जाओगे तो बैंक आपके पैसे वापस दे देगा। तो सच डिपॉजिट्स आर जनरली मेंटेन बाय बिजनेसमैन। ये कौन मेंटेन करता है, बिजनेसमैन। इनका अकाउंट खुलता है, उसे हम बोलते हैं करंट अकाउंट, विद द इंटेंशन ऑफ मेकिंग ट्रांजेक्शन विद सच डिपॉजिट। और उस डिपॉजिट से वो लोग क्या करते हैं, अपने डेटर्स को, अपने क्रेडिटर से ट्रांजेक्शन करते हैं। दे कैन बी ड्रॉन अपॉन बाय चेक विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शंस। और वो अपने पैसे को कैसे निकाल सकते हैं, थ्रू अ चेक, किसी भी टाइम विड्रॉ कर सकते हैं। बैंक डू नॉट पे एनी इंटरेस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। Bank do not pay any interest to these account. Rather, bank impose service charges for running these account. Very important line, right? तो अभी आपको समझ में आया कि जो डिमांड डिपॉजिट्स होते हैं या करंट डिपॉजिट्स होते हैं उस पे बैंक क्या नहीं करता बताओ, इंटरेस्ट पे नहीं करता, रादर इंटरेस्ट चार्ज करता है फॉर मेंटेनिंग दैट अकाउंट।
फर्स्ट करंट अकाउंट एंड डिपॉजिट अकाउंट. इज इट क्लियर? बताओ. हाँ. नेक्स्ट टाइप ऑफ डिपॉजिट दैट वी हैव इज एफडी. शॉर्ट में बोलते हैं एफडी, फिक्स डिपॉजिट. एंड टाइम डिपॉजिट. दूसरा नाम क्या है? टाइम डिपॉजिट. अब इसमें नाम में ही लिखा हुआ है टाइम डिपॉजिट. यू हैव गिवन सम अमाउंट टू योर बैंक फॉर अ सम पीरियड ऑफ टाइम. Means you have deposited your amount for a 1 year, for a 2 year, it may be any period, and between that period you cannot withdraw. You cannot withdraw. It doesn't mean you can't withdraw. If you need that amount, it may, then bank may charge some amount, and it may possible that you are not supposed to get that interest that normally bank pays. Right? So fixed deposit refers to those deposit in which the amount is deposited with the bank for a fixed period of time. Very clear? Fixed period of time. नॉर्मली लोग एफडी कराते हैं जिनके पास अच्छी खासी सेविंग्स होती है और वो अपनी एक प्लानिंग के तहत एफडी कराते हैं. जैसे मैरिज के टाइम में चाहिए होंगे, या दे हैव अ डॉटर एंड दे हैव मेड अ एफडी आफ्टर 14-15 ईयर्स आफ्टर व्हेन दे मैरी देयर डॉटर, तो उस तरीके से कराते हैं. या सम पीपल हु आर वर्किंग, सम ऑर्गेनाइजेशन एफडी कराते हैं कि जब वो रिटायर होंगे या व्हेन दे गॉट सीनियर सिटीजन, तो उनको अमाउंट की जरूरत पड़ेगी और दे कैन विथड्रॉ देयर अमाउंट. तो इस तरीके से दिस इज द एफडी. इफ यू टॉक अबाउट द डिफरेंस बिटवीन डिमांड डिपॉजिट एंड फिक्स डिपॉजिट, तो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? देखो, अगर हम डिफरेंस देखें तो सबसे पहले चेक फैसिलिटी किसमें मिलेगी बताओ? डिमांड डिपॉजिट में चेक फैसिलिटी मिलेगी, क्योंकि इसको आप बार बार विड्रॉ करोगे. इसमें आपको चेक फैसिलिटी नहीं मिलेगी क्योंकि इसमें आपको विड्रॉ करना ही नहीं है. राइट. इंटरेस्ट पेमेंट होगी क्या? डिमांड डिपॉजिट में कोई इंटरेस्ट आपको बैंक नहीं पे करने वाला, बट एफडी में दे कैरी इंटरेस्ट विद वेरी डायरेक्टली फ्रॉम पीरियड ऑफ टाइम. मतलब सबसे ज्यादा इंटरेस्ट रेट एफडी में ही होता है, और जितने ज्यादा टाइम की आप एफडी कराओगे यू विल गेट मोर इंटरेस्ट. इज इट क्लियर? नेक्स्ट इज नंबर ऑफ ट्रांजेक्शंस. कितनी ट्रांजेक्शंस कर सकते हो आप? तो देखो, डिमांड डिपॉजिट्स में कह रहा है डिपॉजिटर कैन मेक एनी नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन. देयर इज नो रिस्ट्रिक्शंस ऑन नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन इन डिमांड डिपॉजिट, बट डिपॉजिटर जनरली मेक्स ओनली 2 ट्रांजेक्शन इन एफडी. फर्स्ट इज डिपॉजिटिंग ऑफ मनी एंड विड्रॉवल ऑफ मनी. इन बिटवीन देयर इज नो ट्रांजेक्शन इन दीज काइंड ऑफ डिपॉजिट्स. इज इट क्लियर? नेक्स्ट इज सेविंग डिपॉजिट्स. नेक्स्ट वी हैव इज सेविंग डिपॉजिट. ये क्या होता है? सेविंग, नाम में ही लिखा हुआ है, बट डू नॉट लिंक इट विद करंट और एफडी. दिस इज थर्ड काइंड ऑफ डिपॉजिट. वी आर स्टडिंग टाइप्स ऑफ डिपॉजिट. फर्स्ट वी हैव टाइम डिपॉजिट, सेकंड वी हैव व्हाट बताओ? एफडी, फिक्स डिपॉजिट, एंड थर्ड वन बताओ? सेविंग deposit. These deposits, now understand, these deposits combine feature of both current account deposit and FD. मतलब ये ऐसा डिपॉजिट्स है जो दोनों के फीचर्स कैरी करता है. मतलब इट विल प्रोवाइड यू ट्रांजैक्शन फैसिलिटी एज वेल एज प्रोवाइड यू इंटरेस्ट फैसिलिटी. मींस यू कैन मेक अ ट्रांजैक्शंस एज वेल एज you will also get some interest. Now, the depositor are given check facility to withdraw money from their account, but some restrictions are imposed on number and amount of withdrawal in order to discourage frequent use of saving deposit. Yes, अब आपको इतनी ट्रांजैक्शन अलाउ नहीं करेगा बैंक जितनी सेविंग में जितनी करंट में करता था. ऑब्वियस सा है कि ये करंट जैसा है बट करंट नहीं है. मतलब यू विल बी गिवन अ ट्रांजैक्शन फैसिलिटी बट दैट विल बी रिस्ट्रिक्टेड. फॉर एग्जाम्पल 10 ट्रांजेक्शन, 14 ट्रांजेक्शन, 15 ट्रांजेक्शन और ट्रांजेक्शन विद इंटरेस्ट. They carry a rate of interest which is less than interest rate on FD. As I have told you, the highest interest that bank pay is the facility on the fixed deposit. Fixed deposit में हमें सबसे ज्यादा इंटरेस्ट मिलता है, उसके बाद मिलता है सेविंग पे, और किस पे बिल्कुल नहीं मिलता बताओ? अभी मैंने बताया बिल्कुल भी किस में नहीं मिलेगा? करंट अकाउंट फैसिलिटी में कोई भी इंटरेस्ट आपको नहीं मिलेगा. क्लियर? Let's understand the second facility, that is advancing of loan. इसमें बैंक क्या करता है advancing of loan में? The deposit received by bank are not allowed to remain idle. मतलब अब जो आप डिपॉजिट बैंक को रखते हो, जो आपने पैसे बैंक को जमा कराए हैं, बैंक उसको अपने पास आइडल क्यों रखेगा? राइट. सो आफ्टर गिविंग सर्टेन कैश रिजर्व द बैलेंस इज गिवन टू नीडी बोरोवर्स. अब बैंक इसको क्या करेगा? जब उसको जरूरत पड़ेगी उसके बाद वो किसी और को दे देगा. राइट. वो किसी और कस्टमर को दे देगा, उसकी हेल्प करेगा. तो जिसको वो दे रहा है उसके एंगल से कौन सर्विस हो गई बताओ? एडवांसिंग ऑफ लोन.
उसके लिए कौन सर्विस होगी, एडवांसिंग ऑफ लोन, यानी उसको बैंक क्या दे रहा है, लोन का एडवांस दे रहा है, जब उसको जरूरत पड़ेगी उससे वो पैसे रिकवर करेगा। तो जब एक कस्टमर से पैसे लेने के बाद हम दूसरे कस्टमर को देते हैं एज अ एडवांस, तो उसे हम क्या नाम दे रहे हैं, उसे हम कौन सर्विस का नाम दे रहे हैं बताओ, एडवांसिंग ऑफ लोन, एडवांसिंग ऑफ लोन। अब इसके अंदर कौन सी फैसिलिटीज हैं देखो, अब इसके अंदर फैसिलिटीज हमारे पास क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल कैश क्रेडिट, फर्स्ट सर्विस इज कैश क्रेडिट। ये कैश क्रेडिट क्या है, ये कैश क्रेडिट क्या है, देखो कैश क्रेडिट के अंदर क्या लिखा हुआ है, कैश क्रेडिट रेफर्स टू अ लोन गिवन टू द बोरोवर अगेंस्ट हिज करंट असेट्स लाइक शेयर्स। अब इसमें आपको बैंक क्या दे रहा है, सम अमाउंट दे रहा है जिसके बदले में आपसे एसेट्स कुछ वो एज अ मोर्टगेज रखेगा, लाइक आपकी कंपनी के शेयर्स या स्टॉक्स या बॉन्ड्स एटसेट्रा। अ क्रेडिट लिमिट इज सैंक्शन एंड द अमाउंट इज क्रेडिटेड इन अकाउंट, मतलब आपकी एक तरीके से रिपेमेंट कैपेसिटी को चेक करने के बाद बैंक आपको सम अमाउंट क्या करेगा, लेंड कर देगा, राइट। तो द बोरोवर में विड्रॉ एनी अमाउंट विद इन दिस क्रेडिट लिमिट एंड इंटरेस्ट इज चार्ज ऑन द अमाउंट एक्चुअली विड्रॉन। फिर जब आप उससे ट्रांजेक्शन करोगे तो उस पर हम आपको क्या लगाएंगे, इंटरेस्ट लगाएंगे। मतलब कैश क्रेडिट एक ऐसी ट्रांजैक्शन है जिसमें आपने बैंक के पास ऑलरेडी अकाउंट खुलवा रखा है, राइट, लेकिन जितना अमाउंट आपके पास अकाउंट में नहीं होगा उससे ज्यादा आप विड्रॉ कर लेते हो कभी कभी। फॉर एग्जांपल आपके अकाउंट में पड़े हुए हैं 20,000, लेकिन आपको किसी को पेमेंट करनी है 50,000, तो आपको बैंक कैश क्रेडिट लिमिट देगा, मतलब आप जितने अकाउंट में नहीं है उससे ज्यादा विड्रॉ कर सकते हो, लेकिन एक लिमिट आपको मिलेगी, वो डिसाइड करेगा कैसे, आपकी रिपेइंग कैपेसिटी कितनी है, वो कैसे वैल्यू को लगेगा, आपके शेयर्स की कंपनी की वैल्यूएशन, आपके स्टॉक की वैल्यूएशन, बॉन्ड की वैल्यूएशन, इस तरीके से देख के वो आपको एक क्रेडिट लिमिट देगा। बताओ यहां तक क्लियर है कैश क्रेडिट स्कीम। नेक्स्ट फैसिलिटी इज दैट इज डिमांड लोन्स। फर्स्ट सर्विस क्या थी हमारे पास, फर्स्ट सर्विस हमारे पास थी कैश क्रेडिट, सेकंड वन इज डिमांड लोन्स। अब ये लोन्स हैं, इसमें क्या होता है, डिमांड लोन्स रेफर्स टू दोज लोन्स व्हिच कैन बी रिकॉल्ड ऑन डिमांड। अब यहां पे बैंक आपसे जब चाहे ले सकता है, राइट, बाय बैंक्स एट एनी टाइम। द एंटायर सम ऑफ डिमांड लोन इज क्रेडिटेड टू द अमाउंट अकाउंट एंड इंटरेस्ट इज पेबल ऑन एंटायर सम। मतलब आपने एक पर्टिकुलर लोन मांगा, सपोज आपका अकाउंट है बैंक में और आपने बोला मुझे कार लोन चाहिए, मुझे कार लेनी है, तो बैंक आपके अकाउंट में 5 लाख रुपए पे कर देगा और फिर आपकी जो टर्म्स एंड कंडीशन होगी विद द बैंक टू रीपे दैट अमाउंट 2 ईयर 3 ईयर 4 ईयर आपको पे करना पड़ेगा विद इंटरेस्ट। तीसरा कौन सा डिपॉजिट, तीसरा कौन सा लेंडिंग है, दैट इज शॉर्ट टर्म लोन्स। अब बैंक में ऑल्सो ग्रांट यू शॉर्ट टर्म लोन्स, दैट इज पर्सनल लोन, राइट। उसके बदले में बैंक आपसे क्या लेगा, कोलेट्रल सिक्योरिटी लेगा, मतलब सब मोर्टगेज रखवाएगा। द मनी इज क्रेडिटेड टू द अकाउंट ऑफ बोरोवर एंड बोरोवर कैन विड्रॉ द मनी फ्रॉम द अकाउंट एंड इंटरेस्ट इज पेबल ऑन द एंटायर सम ऑफ लोन ग्रांटेड। मतलब जो आपको अमाउंट पे होगा उसी अमाउंट पे बैंक आपसे इंटरेस्ट चार्ज करेगा। इज इट क्लियर। अभी तक जो हमने देखा वो थे प्राइमरी फंक्शंस। प्राइमरी फंक्शन बेसिकली दो ही थे, लेंडिंग, बताओ, लेंडिंग एंड एक्सेप्टिंग, लेंडिंग डिपॉजिट्स एंड एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स, पैसे देना पैसे लेना। नाउ इसके अलावा भी बैंक बहुत सारे काम करता है एंड ऑल दैट फंक्शंस आर कवर्ड एज सेकेंडरी फंक्शंस। वो सारे फंक्शन कहां कवर हैं, सेकेंडरी फंक्शन के अंदर कवर है। अब हम वन बाय वन देखते हैं सेकेंडरी फंक्शंस को। सबसे पहले ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। बैंक आपको कौन सर्विस दे रहा है, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। क्या है ये ध्यान से समझेंगे। इट रेफर्स टू अ फैसिलिटी इन विच अ कस्टमर इज अलाउड टू ओवरड्रॉ हिज करंट अकाउंट अप टू एन एग्रीड लिमिट। This facility is generally given to respectable and reliable customer for a short period. Customer have to pay interest to the bank to the amount overdrawn by them. ये क्या है, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी मींस जो हमने पीछे अभी पढ़ा था उसी का एक पार्ट आ गया कि आपके अकाउंट में पैसे अगर नहीं भी हैं तो बैंक आपको सर्विस देता है एक, अगर आप बैंक के रिस्पेक्टेबल और रिलायबल कस्टमर हैं, कि आप अपने अकाउंट से लिमिट से ज्यादा, यानी कि आपके अकाउंट में नहीं है उसके बाद भी आप अमाउंट विड्रॉ कर सकते हैं। वो कितना कर सकते हैं बैंक आपको लिमिट बताएगा, और लिमिट डिसाइड कैसे होती है, डिपेंड ऑन योर रिस्पेक्ट लेवल एंड रिलायबिलिटी, राइट। उस हिसाब से आपके अकाउंट में पैसे नहीं होने के बाद भी आप पैसे विड्रॉ कर पा रहे हैं। दिस सर्विस is called overdraft facility. Clear? Now second is discounting bill of exchange, second service. What is discounting bill of exchange?
It refers to facility in which holder of a bill of exchange can get the bill discounted with bank before the maturity. After deducting the commission, bank pay the balance to the holder. On maturity, bank gets its payment from the party which had accepted the bill. ध्यान से समझेंगे, this is purely accounting transaction. Accounting transaction में क्या होता है, एक पार्टी दूसरी पार्टी से सेल परचेस करती है, तो जो पार्टी परचेस करती है वो दूसरी पार्टी को तुरंत पैसे नहीं देती और वो बोलती है कि मैं आपको एक बिल लिख के देता हूं जिसे मैं साइन करता हूं कि मैं आपको 2 मंथ के बाद पैसे पे कर दूंगा। तो उस बिल के बिहाफ में जो सेलर है वो अपने बैंक से पैसे ले लेता है और बोलता है कि 2 महीने बाद मुझे एक पार्टी पैसे देगी, तब तक आप ये बिल रख लो और मुझे कुछ इंटरेस्ट चार्ज करके पैसे दे दो। तो ये सर्विस जो बैंक दे रहा है उसे हम बोल रहे हैं डिस्काउंटिंग ऑफ बिल, मतलब बिल के बिहाफ में पैसे एडवांस देना, दिस इज कॉल्ड डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। और इसके रिगार्ड में बैंक ऑलवेज क्या चार्ज करेगा बताओ, सम इंटरेस्ट। क्लियर। नेक्स्ट सर्विस, एजेंसी सर्विसेज, एजेंसी फंक्शंस। ये इसमें क्या है देखो, एजेंसी फंक्शंस के अंदर कमर्शियल बैंक ऑल्सो परफॉर्म सर्टेन एजेंसी फंक्शंस टू देयर कस्टमर फॉर देयर सर्विसेज, बैंक चार्ज सम कमीशन। ऑब्वियसली अब बीच में एजेंट का काम कर रहा है तो कुछ कमीशन चार्ज करेगा। अब उसके अंदर सर्विसेज देखते हैं कौन कौन सर्विसेज बैंक परफॉर्म करता है एज एन एजेंट। तो सबसे पहले इसमें बोलता है ट्रांसफर ऑफ फंड्स, किसी के अकाउंट में पैसे डालने का काम करवा रहा है बैंक, तो आपसे वो क्या चार्ज करेगा, इंटरेस्ट चार्ज करेगा, यानी आपसे वो कुछ इंटरेस्ट लेगा। ट्रांसफर ऑफ फंड्स कैसे, बैंक प्रोवाइड द फैसिलिटी ऑफ इकोनॉमिकल एंड इजी रेमिटेंस ऑफ फंड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस विद द हेल्प ऑफ इंस्ट्रूमेंट लाइक डिमांड ड्राफ्ट, मेल ट्रांसफर एक्सेट्रा। मतलब आप एक पर्सन को दूसरे पर्सन से पेमेंट कर सकते हैं थ्रू डिमांड ड्राफ्ट। ये डिमांड ड्राफ्ट क्या होता है, अभी तो कोविड-19 सिचुएशन चल रही है, इससे पहले क्या होता था, सपोज यू वांट टू पे योर यूनिवर्सिटी फीस बट यू डू नॉट हैव एनी अकाउंट, बट यू कैन पे योर amount that is payable to your university by making demand draft. It means you will go to the bank and you say that please make a demand draft payable to my university. You will hand over cash to your bank will receive that amount and make a instrument that is called demand draft. आप उस demand draft को यूनिवर्सिटी में जमा कराओगे और वो यूनिवर्सिटी अपने अकाउंट से उसको विड्रॉ कर लेगी। This facility is called demand draft. So this is what transfer of funds from one account to another. Clear? नेक्स्ट फंक्शन इज कलेक्शन एंड पेमेंट ऑफ वेरियस आइटम। अब बैंक क्या कर रहा है, कलेक्शन एंड पेमेंट ऑफ वेरियस आइटम। किसका कलेक्शन, कमर्शियल बैंक कलेक्ट चेक, बिल्स, इंटरेस्ट, डिविडेंड, सब्सक्रिप्शन, रेंट एंड अदर पीरियडिकल रिसिप्ट ऑन बिहाफ ऑफ देयर कस्टमर एंड ऑल्सो मेक पेमेंट ऑफ टैक्सेस, इंश्योरेंस प्रीमियम एटसेट्रा ऑन स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन ऑफ देयर क्लाइंट। अब बैंक क्या कर रहा है कि बैंक जो क्लाइंट है, सपोज आई एम द क्लाइंट ऑफ बैंक, मैंने बैंक को बोला कि भाई मुझे ना इंश्योरेंस प्रीमियम पे करनी पड़ती है मंथली, मुझे याद नहीं रहता, तो आप अपने सिस्टम में एक ऐसा ट्रांजेक्शन नोट कर लो, रिमाइंडर डाल लो कि हर मंथ की 30th को मेरे अकाउंट से पैसे डिडक्ट हो जाए और LIC के अकाउंट में चले जाए, राइट, दीज काइंड ऑफ फीस। या मुझे ट्यूशन फीस पे करनी पड़ती है, या मुझे कोई ऐसी फीस है जो पीरियडिकल जाती है बट मैं चाहता हूं मुझे रिकॉल ना करना पड़े, वो मेरे बैंक से डिडक्ट होती रहे, राइट। तो दिस इज व्हाट अ सर्विस कॉल्ड पेमेंट ऑफ वेरियस आइटम्स। क्लियर। थर्ड वन, परचेज एंड सेल ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। ध्यान से समझेंगे, sale and purchase of foreign exchange. Suppose you are a person, you are in business of import and export, you must be importing and you must be exporting, and you also know if you import certain goods and services from suppose any country like USA, so you have to make a payment in dollar, right, but you have a rupee. So what bank will perform? Bank will accept you rupee and give you dollar in exchange of that transaction, and obviously it will charge some interest. So this is also a function. Bank sold foreign currency and bank also purchased foreign currency. How purchase it? For example, राइट, अगर आप एक्सपोर्टर हो, आपने यूएसए सामान भेजा, राइट, तो आपने क्या रिसीव किया, डॉलर, तो बैंक आपको डॉलर तो नहीं चाहिए ना, आपको तो रुपी चाहिए। यू विल नाउ सोल्ड डॉलर टू योर बैंक एंड इन कंसिडरेशन यू विल रिसीव रुपी एंड ऑब्वियसली बैंक विल चार्ज सम इंटरेस्ट। इज इट क्लियर? Next service purchase and sale of securities. This is also function. क्या कर रहा है इसके अंदर बैंक? Purchase and sale of security means commercial bank buy and sell stock and share of private companies as well as government security on behalf of their customer. For example, I am a customer, I want to purchase Reliance shares. Reliance share मुझे परचेज करने हैं, तो मैं अपने बैंक को इंस्ट्रक्शन दे सकता हूं कि जब भी IPO आए या जब रिलायंस कंपनी इशू शेयर करे तो आप मेरे भी आप में शेयर खरीद लेना। दिस इज ऑल्सो फंक्शन। Income tax consultancy, they also give advice to their customer on matter relating to income tax, even
प्रिपेयर देयर इनकम टैक्स रिटर्न। अब ये प्रैक्टिकली ऐसा होता नहीं है, बट ये थियोरेटिकली दिया हुआ है, क्योंकि अब इनकम टैक्स रिटर्न बैंक से कोई नहीं फाइल करवाता, बल्कि आज प्रोफेशनल्स काम करते हैं, लाइक सीएज, लाइक लीगल कंसल्टेंट, तो उनके थ्रू हम इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं, राइट। क्लियर। और लास्ट के ये पॉइंट तो आपको काट ही देने, ये इसको नहीं पढ़ना, दिस वन एंड दिस वन, राइट। जनरल यूटिलिटी सर्विसेज पढ़ा देता हूं मैं। जनरल यूटिलिटी सर्विसेज मतलब बैंक इसके अलावा कुछ जनरल फंक्शन परफॉर्म करता है, वो कौन कौन से हैं देखो। फर्स्ट इज लोकर फैसिलिटी, सेकंड वन इज ट्रैवलर चेक, लेटर ऑफ क्रेडिट, अंडरराइटिंग सिक्योरिटी, कलेक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। ये फंक्शन देख लेते हैं। जनरल यूटिलिटी मतलब कुछ ऐसे काम जो नॉर्मली कुछ बैंक करते हैं, कुछ नहीं करते, जैसे लॉकर फैसिलिटी। अगर आप बैंक से लॉकर फैसिलिटी चाहते हो, सपोज यू वांट टू कीप योर गोल्ड यूटेंसिल्स और सम काइंड ऑफ स्टफ, तो आप उसको बैंक के लॉकर में उसको रख सकते हो। बैंक विल प्रोवाइड यू लॉकर रेंट एंड विल चार्ज सम रेंट। ट्रैवलर चेक में क्या बैंक सर्विस दे रहा है? कमर्शियल बैंक इशू ट्रैवलर चेक टू देयर कस्टमर टू अवॉइड रिस्क ऑफ टेकिंग कैश ड्यूरिंग देयर जर्नी। मतलब आप एक ऐसी फैसिलिटी बैंक से ले सकते हो कि जब भी आप ट्रैवल करने जा रहे हो, स्पेशली फॉरेन जाते हो, तो बैंक आपको एक कार्ड दे देगा जिससे आप ऑल ओवर वर्ल्ड कहीं भी शॉपिंग, कहीं भी परचेजिंग सेलिंग कर सकते हो। लेटर ऑफ क्रेडिट क्या सर्विसेज है? LOU, शॉर्ट फॉर्म इज LOU। They also issue letter of credit to their customer to certify their credit worthiness. Understand? अब यहां पे मैं ना आपको बहुत अच्छा समझा सकता हूं बाय प्रैक्टिकल एग्जांपल ऑफ PNB। PNB में कुछ टाइम पहले फ्रॉड हुआ था। आर यू अवेयर ऑफ दैट फ्रॉड? PNB में कुछ टाइम पहले फ्रॉड हुआ था, नीरव मोदी, डू यू रिमेंबर? है ना? तो व्हाट वाज द फ्रॉड? एक्चुअली दैट फ्रॉड वाज रिलेटेड टू दिस सर्विस। मैं आपको समझाता हूं। वो फ्रॉड ही इसी सर्विस के बिहाफ में था। PNB बैंक ने इतने LOC उसको साइन कर दिए, किसको? नीरव मोदी को। और नीरव मोदी की एक एक सर्विस मतलब एक बिजनेस एंटिटी थी फॉरेन में, और उस फॉरेन से वो इंडिया से कुछ परचेस कर रहा था, लेकिन जब पेमेंट करनी थी तो वो पेमेंट यहां से रिलीज नहीं हो रही थी, और यहां से क्या साइन होके जा रहे थे? बैंक से LOU। और अल्टीमेटली उसने इंडिया छोड़ दिया, और अब बिजनेस एंटिटी कौन था? वही था नीरव मोदी। अब वो तो पे नहीं कर रहा, लेकिन अब बैंक को LOC को पे करना पड़ रहा है, क्योंकि ये साइन एग्रीमेंट है। तो LOC को लेकर के उसने करोड़ ऑफ रुपीज का फ्रॉड किया। तो ये सर्विस बैंक जब देता है तो क्या चेक करता है? क्रेडिट वर्दीनेस। लेकिन वो क्रेडिट वर्दीनेस शायद असेस नहीं कर पाया क्रेडिट मोदी की या उसकी इंटेंशन, दैट इज वाई दिस फ्रॉड हैज ऑकर्ड। और मोस्टली बैंक में जो फ्रॉड होते हैं वो इसी सर्विस को लेकर के होते हैं। क्लियर? नेक्स्ट इज अंडरराइटिंग सिक्योरिटीज। ये सर्विसेज देखते हैं। अंडरराइटिंग सिक्योरिटीज, अंडरराइटिंग का मतलब बैंक कौन सर्विस दे रहा है आपको? बैंक आपको सर्विस दे रहा है कि मैं आपके शेयर सेल करवा सकता हूं, अंडरराइटर। तो ये क्या है? कमर्शियल बैंक ऑल्सो अंडरटेक टू टेक द अंडरराइटिंग सिक्योरिटीज एज पब्लिक हैज फुल फेथ इन द क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ द बैंक। पब्लिक डू नॉट हेजिटेट इन बाइंग सिक्योरिटीज अंडररिटन बाय बैंक्स। मतलब यानी कोई कंपनी अगर शेयर इशू करना चाहती है तो बैंक से कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट कर सकती है कि आप मेरे शेयर बिकवा दो, आप मेरे क्या बन जाओ? अंडरराइटर बन जाओ। उसके लिए आप कमीशन ले लेना और आप पब्लिक को मेरे शेयर सेल कर दो। और सर्विसेज क्या है? बैंक ऑल्सो इंडल्ज इन सम स्टैटिस्टिक सर्विसेज। बैंक कलेक्ट डेटाज, बैंक कलेक्ट सम स्टैटिस्टिक डेटाज एंड प्रोवाइड टू द गवर्नमेंट। बाय दिस इट ऑल्सो रिसीव सम consideration. These are its general utility functions. Clear? Right? हाँ, तो अगर ओवरऑल देखें हमने कहां से कहां तक देखा, तो हम पढ़ क्या रहे थे बताओ? स्टार्टिंग से देखो, वी वर स्टडिंग फंक्शंस ऑफ बैंक, राइट। फंक्शंस ऑफ बैंक में हमने पहले देखा इसका मेन फंक्शन क्या है? दो, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट एंड लेंडिंग। एक्सेप्टिंग डिपॉजिट में क्या देखा हमने? सबसे पहले एक्सेप्टिंग डिपॉजिट हमने देखा 3 अकाउंट बैंक ओपन करता है। रिकॉल करो, 3 अकाउंट ओपन कराता है, करंट अकाउंट, फिक्स्ड डिपॉजिट एंड थर्ड इज सेविंग डिपॉजिट। उसके बाद हमने देखा एडवांसिंग ऑफ लोन। एडवांसिंग ऑफ लोन में कैश क्रेडिट करता है बैंक, डिमांड लोन और शॉर्ट टर्म लोन प्रोवाइड करता है। सेकेंडरी फंक्शन में हमने क्या देखा बताओ? जल्दी से रिकॉल करो। सेकेंडरी फंक्शन में हमने क्या क्या देखा? सबसे पहले बैंक ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी देता है, बैंक डिस्काउंटिंग और बिल ऑफ एक्सचेंज करता है, एजेंसी सर्विसेज प्रोवाइड करता है जिसके अंदर ट्रांसफर ऑफ फंड करता है, कलेक्शन एंड पेमेंट ऑफ वेरियस आइटम्स करता है, परचेज एंड सेल ऑफ फॉरेन एक्सचेंज करता है, परचेज एंड सेल ऑफ सिक्योरिटी करता है। बाकी ये सब चीजें बाकी मैंने कटवा दिया। जनरल यूटिलिटी सर्विसेज में क्या करता है? लॉकर फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, ट्रैवलर चेक इशू कर रहा है, LOC इशू कर रहा है, अंडरराइटिंग की सिक्योरिटीज ले रहा है और कलेक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स कर रहा है। क्लियर?
Now come to very important part of this chapter, that is very new topic for every students. अभी तक तो ये मैंने आपको बताया क्लास 11th में भी था, कॉमर्स स्टूडेंट के लिए, आपके लिए नया था बट नो इशू। अब जो टॉपिक हम देख रहे हैं दैट इज मनी क्रिएशन और क्रेडिट क्रिएशन। अब देखते हैं बैंक का जो फंक्शन है वो कहीं ना कहीं इस फैसिलिटी की वजह से है, यानी इस सर्विस की वजह से बैंक एग्जिस्ट करता है। क्या? मनी क्रिएशन एंड क्रेडिट क्रिएशन। कहीं ना कहीं इस सर्विस की वजह से हम बैंक के पास जाते हैं और दिस इज द मेन प्राइमरी फंक्शन। क्या है ये? मनी क्रिएशन, इसको पढ़ते हैं। It is one of the most important activities of commercial bank. Though the process of money creation, commercial bank are able to create credit which is far excess for the initial deposits. मतलब मनी क्रिएशन करना बैंक का मोस्ट इंपॉर्टेंट काम है, जबकि ऐसा नहीं है कि बैंक इसके लिए मेन रिस्पॉन्सिबल है, अदर इंस्टीट्यूशंस भी हैं, लेकिन द प्रोसेस कैन बी बेटर अंडरस्टूड बाय मेकिंग टू अजम्पशन। यानी बैंक मनी क्रिएशन का पार्ट तभी माना जाएगा जब दो अजम्पशन काम करे। क्या? द एंटायर कमर्शियल बैंकिंग सिस्टम इज वन यूनिट एंड इज टर्म्ड एज बैंक्स। यानी सब बैंकों पे एक रूल अप्लाई हो और उन सबको हम एक एग्रीगेट वैल्यू का नाम दे, दैट इज बैंक्स। All receipts and payment in the economy are routed through the bank. That is, all payments are made through checks and all receipts are deposited in the bank. ये तभी assumption का मतलब ये तभी थ्योरी काम करेगी जब ये दो चीजें अप्लाई हों। क्या? कि सभी बैंक एक ही काम करें, एक नाम से जाने जाएं, और सारे रिसिप्ट एंड पेमेंट इकोनॉमी में यानी कंट्री में कैसे रूटेड हो? थ्रू बैंक से ही हो, यानी और किसी मीडियम के थ्रू ना हो। तभी हम मान सकते हैं कि बैंक ऑल्सो इन्वॉल्व इन मनी क्रिएशन एक्टिविटीज। आगे देखते हैं, द डिपॉजिट हेल्ड बाय बैंक्स, द डिपॉजिट्स हेल्ड बाय बैंक are used to giving loans. However, banks cannot use the whole of deposit for lending. This is very true. मतलब बैंक को पैसे तो मिलते हैं किससे? कस्टमर से, लेकिन बैंक अपना सारा पैसा जो उसको मिला है वो किसी को लैंड नहीं कर सकता सारा पैसा। क्यों? इट इज लीगली कंपल्सरी फॉर द बैंक टू कीप सर्टेन मिनिमम फ्रैक्शन ऑफ द डिपॉजिट एज अ रिजर्व। मतलब हम ये आगे हम पढ़ेंगे, आरबीआई जो हमारा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है, जो बैंकर्स का बैंक है, वो गाइडलाइन इशू करता है बैंक्स के लिए और वो कहता है कि आप सारा पैसा जो आपको मिला है आप उसको सीधा लैंड नहीं कर सकते, आपको कुछ पोर्शन मिनिमम डिपॉजिट रखना पड़ेगा। द फ्रैक्शन इज कॉल्ड LSR। व्हाट इज LRR? सॉरी, LSR नहीं, LRR। What is LRR? Legal Reserve Ratio and is fixed by the central bank. Central bank कौन है हमारी इंडिया का? RBI, Reserve Bank of India. Bank do not keep 100% reserve against the deposit. मतलब 100% भी रिजर्व नहीं रखना और 100% डिपॉजिट का लैंड नहीं करना, लेकिन कुछ परसेंट आपको LRR बना के रखना है। दे कीप रिजर्व ओनली टू द एक्सटेंट इंडिकेटेड बाय सेंट्रल बैंक। ये टाइम टू टाइम आरबीआई बताएगा कि कितना पैसा, कितना परसेंटेज हमें LRR में रखना है। क्लियर? Now question comes in exam, that is why only fraction of deposits are kept as a cash reserve? Why only fraction of deposit kept as, मतलब सारा परसेंटेज क्यों नहीं रख रहे, एक मिनिमम परसेंटेज ही क्यों रखते हैं रिजर्व में? तो आंसर क्या है इसका? इसका आंसर है बैंक कीप अ फ्रैक्शन ऑफ डिपॉजिट एज सी cash reserve because a prudent banker, what is prudent banker? By this experience known two things. अब इससे दो चीजें पता चलती है, इसका रीजन दो चीजों से पता चलेगा। क्या? फर्स्ट रीजन क्या है? फर्स्ट रीजन है all the depositor do not approach the bank for withdrawal of money at the same time and also they do not withdraw the entire amount. दो चीजें हैं, मतलब 100% रिजर्व हम नहीं बनाते, मतलब हम सारा पैसा रिजर्व नहीं रखते, हम सर्टेनली ज्यादा पैसा लेंड कर देते हैं जो हमें आया है, क्योंकि हमें पता है सारे कस्टमर एक साथ बैंक थोड़ी ना आएंगे। बोलो, सारे कस्टमर जितने हमारे हैं एक साथ ब्रांच में थोड़ी ना आएंगे हमें हमारा पैसा वापस करो। और दूसरी बात भी श्योर है कि अगर सारे आ भी जाएंगे तो सारा पैसा थोड़ा निकलवाएंगे, सारे पैसे मुझे निकलवाने। दैट इज वाई बैंक मेंटेन अ वेरी फ्यू परसेंटेज एज अ रिजर्व एंड मोस्टली गिव इट एज अ लोन। देयर इज अ कांस्टेंट फ्लो ऑफ न्यू डिपॉजिट इन द बैंक। नॉर्मली बैंक के पास कंसिस्टेंटली नए नए अकाउंट्स खुलते हैं, नए नए कस्टमर्स आते हैं और दे ऑलवेज कीप सम अमाउंट इनटू द बैंक। दैट इज व्हाई बैंक हैज अ ह्यूज अमाउंट ऑफ डिपॉजिट। दैट इज व्हाई देयर इज नो नीड टू मेंटेन 100% रिजर्व। अगर नॉलेज के लिए बात करें तो अभी LRR क्या चल रहा है? अराउंड 20% है, यानी LRR 20% आपको बनाना है, यानी जितना आपके पास डिपॉजिट आया है 20% आपको रिजर्व रखना है एंड रेस्ट ऑफ 80% यू कैन गिव इट एज अ loans. Clear?
एक टेबल देखते हैं हम लोग, तो इससे हमें थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके से हम एलआरआर को समझ सकते हैं। सपोज करो आपके पास इनिशियल राउंड में, यानी जैसे ही आपने बैंक खोला तो आपके पास डिपॉजिट आ गया 1000 रुपीज का, राइट। अब इस 1000 रुपीज में आप एज अ लैंडिंग कर सकते हो, यानी लोगों को लोन कर सकते हो कितना, 80%, क्योंकि हम मान के क्या चल रहे हैं कि एलआरआर हमारा कितना है बताओ, 20% हमारा एलआरआर है, हम मेंटेन कर रहे हैं 20% एलआरआर। मतलब 1000 रुपीज आए हैं, उसका मैंने 800 रुपीज लोन दे दिया और 200 रुपए रिजर्व रख लिया एज अ एलआरआर। नाउ राउंड वन जब हुआ तो मेरे पास 800 क्या था, 800 मेरे पास और डिपॉजिट्स आए तो मैंने उस 800 में 80% यानी 680 क्या कर दिया, लोगों को लोन दे दिया, और मैंने कितना डिपॉजिट रख लिया बताओ, 160। इज इट क्लियर? यहां तक क्लियर है? 800 का 80% मैंने लोन रख दिया और 20% क्या कर रख दिया, एलआरआर। फिर मेरे पास राउंड 2 में 640 आए, 640 में मैंने फिर से इसका 80% लोन रख लिया और इतना कर लिया। तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो डिपॉजिट मेरे पास टोटल आई 5000, लोन मैंने दिया 4000 और मैंने कितना मेंटेन कर लिया, 1000 एज अ रिजर्व। तो हर स्टेज पे मेरा क्या मेंटेन हो रहा है, एलआरआर, और हर स्टेज पे क्या मेंटेन हो रहा है, मेरा लोन का परसेंटेज। हालांकि दिस टेबल विल नॉट कम इन योर एग्जाम, बट दिस टेबल शोज कि हमें हर लेवल पे, हर पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या मेंटेन करना है, एलआरआर रेशियो। क्लियर? हाँ, अब इसके नीचे देखो एक स्टेटमेंट लिखी हुई है, वो क्या कहती है स्टेटमेंट, ये देखिए टेबल के नीचे जो स्टेटमेंट है वो कहती है, एज सीन इन द टेबल बैंक्स आर एबल टू क्रिएट टोटल डिपॉजिट 5000 विद द इनिशियल डिपॉजिट ऑफ जस्ट 1000। इसका मतलब ये कह रही है टेबल कि बैंक ने किस तरीके से 5000 रुपी बना लिए, कैसे, 1000 से, यानी उसी 1000 से बैंक ने मनी क्रिएशन कैसे कर लिया, 5000 कर लिया। कैसे? टोटल डिपॉजिट बिकम 5 टाइम्स, 5 गुना ऑफ इनिशियल डिपॉजिट। 5 टाइम इज नथिंग बट द वैल्यू ऑफ मनी मल्टीप्लायर। मतलब बैंक ने 1000 रुपए से 5000 कैसे बना दिए, ये टेबल हमको सिखाती है। पैसे कैसे बनाए, पहले 1000 का 80% लोन दिया, बैलेंस को बचाया, फिर 800 का फिर मैंने राउंड 2 में फिर लोन दिया, उसमें से इतना बनाया। इस तरीके से मल्टीप्लाई करते 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 मनी को मनी में क्रिएट करते करते हम कहां तक पहुंच गए, एक 5000 के ग्रॉस अमाउंट में पहुंच गए। अब हमारे पास जो पॉइंट आता है समझने के लिए, ये मनी मल्टीप्लायर क्या होता है, ये नई चीज क्या आ गई। तो दिस मे कम इन योर एग्जाम एज अ न्यूमेरिकल, वेरी शॉर्ट न्यूमेरिकल, 2 to 3 मार्क्स, नॉट मोर देन दैट, कि ये मनी मल्टीप्लायर आपको समझाना पड़ेगा एग्जामिनर को। तो देखते हैं मनी मल्टीप्लायर क्या है। मनी मल्टीप्लायर रेफर्स टू प्रोसेस ऑफ क्रिएशन ऑफ क्रेडिट बाय कमर्शियल बैंक। क्रेडिट मतलब मनी से जो मनी बैंक बना रहा है, इस प्रोसेस को मनी मल्टीप्लायर कह रहे हैं, विद द हेल्प ऑफ इनिशियल डिपॉजिट। मतलब मंथ की स्टार्टिंग में जो 1000 रुपीज था, उससे लास्ट में कितने पैसे बैंक ने बना लिए, वो क्यों बना लिए, कैसे बना लिए, वो उसे बोलते हैं मनी मल्टीप्लायर, मेड बाय द पब्लिक एंड लीगल रिजर्व रेशियो। इट इज कैलकुलेटेड एज, और अगर इसको न्यूमेरिकल फॉर्म में देखें तो हाउ इट इज कैलकुलेटेड, मनी मल्टीप्लायर इज इक्वल टू 1/LRR। तो आप ये निकाल सकते हो कितना पैसा स्टार्टिंग में था, तो 1/LRR इज इक्वल टू 1 अगर 0.2 है तो 0.2%, 0.5%, तो अगर एक मल्टीप्लाई करके देखें तो 1/20 into 100 इज इक्वल टू 5 टाइम्स। यानी आप 1 रुपए से 5 रुपए बना लेते हो। आपके बैंकिंग की कैपेसिटी क्या है, अगर आप कोई 1000 रुपीज देगा तो यू विल मेक इट एज अ 5000। दिस इज व्हाट मनी मल्टीप्लायर। क्लियर? नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है हमारे पास, देखो हाईलाइटेड है क्या, मनी क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक रेजेस नेशनल इनकम। क्या ये सही बात है कि बैंक की वजह से नेशनल इनकम बढ़ सकती है, नेशनल इनकम में इंक्रीमेंट हो सकता है? कैसे? कमर्शियल बैंक lend money mainly to investor. The rise in investment in the economy leads to rise in national income, though the multiplier effect. बिल्कुल सही बात है। अगर बैंक 1000 रुपीज को आगे फर्दर लोन नहीं करेगा तो फिर वो इंटरेस्ट कैसे अर्न करेगा? मतलब पैसे से पैसा बैंक तो बना रहा है ना। अगर उसको 1000 आप देते हो एज अ डिपॉजिटर तो वो मुझे 800 रुपीज दे देगा एज अ
इन्वेस्टर, तो मुझे पैसे देने के बाद वो इंटरेस्ट चार्ज करेगा, और नॉर्मल सी बात है, मुझे इंटरेस्ट चार्ज करेगा 10% और आपको देगा 8%, तो 2 रुपीज का तो बैंक अर्न कर रहा है ना। दस वी कैन से कि इस मनी क्रिएशन की वजह से कमर्शियल बैंक कहीं ना कहीं नेशनल इनकम को जनरेट करता है। और वो क्यों करता है? क्योंकि हमने ऑलरेडी पढ़ लिया, इट इज अ कंसेप्ट ऑफ मल्टीप्लायर इफेक्ट। इज इट क्लियर? फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक क्या होता है? हर कंट्री में बैंकर्स का बैंक होता है, या हम बोल सकते हैं हर कंट्री में गवर्नमेंट का एक बैंक होता है, जो गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग या जो इकोनॉमी के लिए बेटर है उसके लिए गाइडलाइन निकालता है और सारे नेशन के कमर्शियल बैंक को कंट्रोल करता है, उसे हम बोलते हैं सेंट्रल बैंक। अगर इंडिया की बात करें तो हमारे इंडिया का जो सेंट्रल बैंक है, जो बैंकर्स का बैंक है, उसका नाम है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, एंड इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1934, और अपना इसका एक एक्ट है जिसे हम बोलते हैं आरबीआई एक्ट 1934, राइट। अब हम टॉपिक डिस्कशन करने जा रहे हैं कि बैंकों के फंक्शन क्या है। बैंकों का मतलब सेंट्रल बैंक, जो नॉर्मली इकोनॉमी में सेंट्रल बैंक्स होते हैं, वो क्या क्या करते हैं उस इकोनॉमी के लिए। तो इकोनॉमी के लिए भी करते हैं वी कैन से, एंड बाकी सारे कमर्शियल बैंक जो भी इकोनॉमी में हैं उनके लिए डायरेक्शन इशू करते हैं। तो प्राइमरली देखा जाए तो हमारे पास 5 फंक्शन है सेंट्रल बैंक के। पहला, करेंसी की ऑथराइजेशन का काम, बैंकर्स एज अ गवर्नमेंट के लिए बैंक का काम, बैंकर्स का बैंक के लिए सुपरवाइजरी का काम, कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई का काम, और कस्टडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। अब हम इसको वन बाय वन डिटेल से देखते हैं। फर्स्ट फंक्शन इज करेंसी अथॉरिटी ऑफ नेशन। करेंसी अथॉरिटी मतलब जो हमारे पास मॉनेटरी वैल्यू है जिसका हम प्रिंट करते हैं, इसकी पावर किसे दी गई है? सेंट्रल बैंक को। यानी आरबीआई हैज अ पावर टू प्रिंट न्यू करेंसी नोट एंड इशू गाइडलाइंस अकॉर्डिंग टू दैट करेंसी। लेकिन यहाँ पे एक मेन इंपॉर्टेंट फैक्ट हमें जो याद रखना है एग्जाम में, दैट में कम इन एमसीक्यू, कि 1 रुपीज और कॉइन्स, मतलब 1 रुपी का नोट इन पेपर फॉर्म जो आता है और कॉइन्स जितने भी होते हैं वो आरबीआई इशू नहीं करता, वो इशू करती है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, वी कैन से गवर्नमेंट खुद इशू करती है। बाकी जितने रुपीस के नोट हैं वो सभी कौन इशू करता है? आरबीआई। अगर यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि डीमोनेटाइजेशन के टाइम पे जो न्यू करेंसी नोट आए उसको किसने प्रिंट किया, तो हम क्या बोलेंगे? गवर्नमेंट ने प्रिंट नहीं किया। हम वी विल आंसर कि उसको किसने प्रिंट किया? सेंट्रल गवर्नमेंट ने, राइट। अब एक क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि एडवांटेज ऑफ सोल अथॉरिटी ऑफ नोट इशू विद आरबीआई। मतलब क्या फायदा होता है इन इकोनॉमी को या कंट्री को कि अगर हम सोल पावर दे देते हैं किसको? प्रिंटिंग का, आरबीआई को। तो पहला इसका बेनिफिट है, इट लीड्स टू यूनिफॉर्मिटी इन नोट सर्कुलेशन, यानी एक जगह से प्रिंट होकर पूरी इंडिया में सर्कुलेट होगा तो इससे यूनिफॉर्मिटी मेंटेन होती है। दूसरा एडवांटेज है, इट गिव्स द सेंट्रल बैंक पावर टू इन्फ्लुएंस मनी सप्लाई, बिकॉज करेंसी विद द पब्लिक इज अ पार्ट ऑफ मनी सप्लाई। अगर सेंट्रल बैंक के पास हम सोल पावर देंगे तो सेंट्रल बैंक के पास एक पावर आएगी कि वो इन्फ्लुएंस कर सकता है मनी सप्लाई को। अगर मोर देन वन ऑर्गेनाइजेशन को हम करेंसी दे देंगे प्रिंटिंग का तो शायद वो इन्फ्लुएंस ना कर पाए और गवर्नमेंट उसमें इंटरफेयर ना कर पाए। तीसरा बेनिफिट है, इट इनेबल द गवर्नमेंट टू हैव सुपरविजन। अगर हम एक अथॉरिटी बनाते हैं लाइक आरबीआई, उसको पावर देते हैं तो गवर्नमेंट के पास एक सुपरविजन का राइट है कि जब भी गवर्नमेंट गलत करेगी तो आरबीआई बीच में इंटरफेयर कर सकता है, और जब आरबीआई गलत करेगी तो बीच में जब गवर्नमेंट गलत करेगी तो आरबीआई बीच में इंटरफेयर कर सकता है। फोर्थ है, इट एंश्योर पब्लिक फेथ इन द करेंसी सिस्टम। अगर एक बॉडी हमारे पास होती है तो पब्लिक का इससे क्या होता है? फेथ डेवलप होता है। नेक्स्ट बेनिफिट क्या है? नेक्स्ट एडवांटेज, इट हेल्प इन स्टेबलाइजेशन ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ करेंसी। इससे हमारी इंडिया में और आउटसाइड इंडिया में जो रुपी का वैल्यू है एज कंपेयर टू अदर, वो हम स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करते हैं। तो दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ सोल अथॉरिटी ऑफ नोट इशू विद आरबीआई।
नेक्स्ट फंक्शन इज बैंकर टू द गवर्नमेंट, मतलब जैसे एक नॉर्मल पब्लिक के लिए बैंक्स हैं, जैसे मेरे लिए बैंक है कोटक महिंद्रा बैंक, एक्सिस बैंक, आईसीआईसी बैंक और सेवरल गवर्नमेंट बैंक। आई कैन ओपन अकाउंट फ्रॉम एनी बैंक, है ना। लेकिन गवर्नमेंट को अगर अपना अकाउंट खोलना है, गवर्नमेंट्स को अपने फंड मेंटेन करने हैं, गवर्नमेंट्स को अपनी मॉनेटरी ट्रांजेक्शन अगर करनी है तो वो किसके थ्रू करती है? सेंट्रल बैंक से। तो आई कैन से कि दूसरा फंक्शन क्या होगा सेंट्रल बैंक का? बैंकर्स ऑफ द गवर्नमेंट, यानी इंडिया के लिए इंडियन गवर्नमेंट के लिए बैंकर्स का काम करती है, आरबीआई एजेंट का काम करती है, फाइनेंशियल एडवाइजर का काम करती है ना। तो इन सब, और हम कह सकते हैं गवर्नमेंट का मतलब स्टेट प्लस सेंट्रल, यानी स्टेट गवर्नमेंट का फंड और सेंट्रल गवर्नमेंट का फंड कौन मेंटेन करता है? आरबीआई। लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि जो एक स्टेट है जम्मू एंड कश्मीर, जो अब यूनियन टेरिटरी है, उसका फंड कौन मेंटेन करता है? उसका अपना खुद का बैंक, यानी अभी उसको आरबीआई के पावर इसके पास नहीं है। तो ये सारे काम कौन कर रहा है? बैंकर्स का बैंक एजेंट का काम करता है, फाइनेंशियल एडवाइजर का काम करता है। ये सारे काम गवर्नमेंट के कौन काम कर रहा है? आरबीआई। दिस इज द सेकंड फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक। थर्ड फंक्शन क्या है? बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजर, यानी बैंकों का बैंक। जैसे एक इंडिविजुअल का बैंक, ऐसे बैंकों का बैंक, क्योंकि बैंक जो हमारे इंडिया में कमर्शियल बैंक है उनको भी फंड की जरूरत पड़ सकती है, उनको भी मनी की जरूरत पड़ सकती है इन द पीरियड ऑफ शॉर्टेज और इन द पीरियड ऑफ पेंडेमिक्स, राइट। तो फिर उनको फंड कौन प्रोवाइड करेगा? आरबीआई। तो यानी नेक्स्ट फंक्शन क्या हो गया कि जो कंट्री है आरबीआई, जो इकोनॉमी का बैंक है, सेंट्रल बैंक है लाइक आरबीआई इन आवर कंट्री, वो सभी बैंकों के लिए बैंक का काम करता है, लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट का काम करता है और उनके लिए सुपरवाइजरी, उनके लिए गाइडलाइंस, रूल्स, रेगुलेशन बनाता है ताकि इकोनॉमी में सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम चलता रहे। अब इसके अंदर हमें कुछ पॉइंट्स देखने हैं। एज अ बैंकर ऑफ बैंक द सेंट्रल बैंक फंक्शन 3 कैपेसिटी। अब इसके अंदर 3 चीजें ये करता है। क्या? फर्स्ट ऑफ ऑल कस्टडियन ऑफ कैश रिजर्व। सबसे पहले इसके पास कस्टडियन ऑफ कैश रिजर्व का काम करता है कि कमर्शियल बैंक इसमें क्या मेंटेन करता है। यहाँ पे मेन चीज आ गई कैश रिजर्व रेशो। अब ये सीआरआर क्या है? इट में कम इन योर एग्जाम कि बैंक्स के लिए गाइडलाइन निकालता है कि जितनी आपके पास डिपॉजिट्स आएंगी फ्रॉम द पब्लिक, आप सभी उसको क्या करना? फर्दर लोन मत दे देना, क्योंकि उससे आपको फंड की शॉर्टेज हो सकती है। तो आरबीआई गाइडलाइन देता है कि आप सीआरआर मेंटेन करो, कैश रिजर्व रेशो मेंटेन करो, यानी एक मिनिमम परसेंटेज जो भी आरबीआई स्पेसिफाई करेगा उतना अमाउंट आपको आरबीआई के पास एज अ सिक्योरिटी जमा करना है, राइट। यानी उसको आप पब्लिक को फर्दर लैंड नहीं कर सकते, यानी एक तरीके से बैंक्स को रिस्ट्रिक्ट करता है आरबीआई कि जितनी भी आपके पास डिपॉजिट्स आएंगी आपको एक मिनिमम परसेंटेज मेरे पास रखना है। दैट रेशियो, दैट परसेंटेज इज कॉल्ड सीआरआर। के अंदर सेकंड पॉइंट क्या है? लेंडर ऑफ लास्ट रिजल्ट्स। ये क्या है? मान लो कमर्शियल बैंक्स हैं और कमर्शियल बैंक के पास फंड की प्रॉब्लम पड़ गई, या उसके पास इन्वेस्टर उसके पास बैंक के कस्टमर ज्यादा आ गए और उसको पैसे देने की प्रॉब्लम हो गई, तो फिर उसके पास ये राइट है कि वो किसके पास जा सकता है? कमर्शियल बैंक, सेंट्रल बैंक के पास जा सकता है। और सेंट्रल बैंक विल एक्ट एज अ लेंडर ऑफ लास्ट रिजल्ट, क्योंकि बैंकों को पैसे देने वाला एक बैंक ही हो सकता है और वो कौन है? सेंट्रल बैंक, राइट। थर्ड फंक्शन इज क्लियरिंग हाउस। अब ये क्लियरिंग हाउस क्या है? जैसे मान लो 2 बैंकों की आपस में ट्रांजेक्शन है या 2 बैंकों की आरबीआई से ट्रांजेक्शन है, तो बैंक आरबीआई जो है बीच में एक इंटरमीडिएट का काम कर सकता है और दोनों का नेट ऑफ कर सकता है। सपोज आरबीआई बैंक है, उसको पीएनबी को कुछ पैसे देने हैं और सेम आरबीआई को कैनरा बैंक से लेने हैं, तो बैंक जो है आरबीआई और कैनरा बैंक में सेट ऑफ कर सकता है, यानी लेना देना उसका टैली कर सकता है, क्योंकि बीच में डीलिंग में कौन है? आरबीआई। तो इट इन दिस वे बैंक ऑल्सो एक्ट एज अ क्लियरिंग हाउस, राइट। नेक्स्ट फंक्शन क्या है हमारे पास? कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई एंड क्रेडिट। कंट्रोलर, मनी सप्लाई हमने पीछे पढ़ा। अब इसके अंदर जो आरबीआई का काम है वो है क्या? कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई और क्रेडिट। इकोनॉमी में मनी सप्लाई को मेंटेन करना और क्रेडिट को बना के रखना। अब इसके अंदर क्या लिखा हुआ है? इसके अंदर लिखा हुआ है इस पॉइंट के अंदर कि आरबीआई इकोनॉमी में क्या करता है? मॉनेटरी पॉलिसीज बनाता है। जैसे अभी कोविड-19 के टाइम में आरबीआई ने एक गाइडलाइन निकाली कि जितने भी बैंक्स हैं उनको 3 महीने की कस्टमर की ईएमआई डेफर करने का ऑप्शन दे सकते हैं। तो उसमें बैंकों ने क्या किया फिर? जितने भी बैंक के कस्टमर थे उनको आगे बोलना पड़ा कि आपकी जो 3 मंथ की ईएमआई होगी, जो भी आप पे कर रहे होंगे अपने किसी भी इंस्टीट्यूशन को या किसी
किसी भी सप्लायर को, तो आप उसको डेफर कर सकते हो। डेफर का मतलब आपको अभी पे करने की जरूरत नहीं है, आप उसको नेक्स्ट में लास्ट के बाद 3 और ऐड कर सकते हो। ये एक मॉनेटरी पॉलिसी है। इसी तरीके से गवर्नमेंट जैसे आजकल बड़े सारे फंड इशू कर रही है, जैसे कि पॉवर्टी लाइन या बिलो पॉवर्टी लाइन लोगों को, या फार्मर्स को निकालने हैं पैसे, या आपको एसएमई स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज लोगों को पैसे देने हैं या सब्सिडी देनी है, तो ये किसके थ्रू इशू होगा? आरबीआई के थ्रू ही इशू होगा। तो इसमें बैंक आरबीआई का रोल है। उसके बाद इसके अंदर 2 पॉइंट हैं, मनी सप्लाई और क्रेडिट को मेंटेन करने के लिए कैसे आरबीआई काम करता है। इसके अंदर 2 पॉइंट्स हैं। पहला रेपो रेट, जिसे हम बोलते हैं रीपर्चेज रेट भी बोलते हैं, और दूसरा हम देखेंगे बैंक रेट। अब ये क्या है, ध्यान से समझिए, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। तो इस अभी तक हम अगर देखें तो हमारे पास 4 पॉइंट्स आ चुके हैं, एक एलआरआर, एक सीआरआर, और अभी 2 आ गए, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट भी बोलते हैं, या इसको बैंक रेट बोलते हैं। अब ध्यान से देखो, व्हाट इज रेपो रेट? रेपो रेट क्या होता है? रेपो रेट इज अ रेट एट विच द सेंट्रल बैंक ऑफ अ कंट्री, यहां पे डेफिनेशन में रीड कर रहा हूं रेपो रेट की, सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री क्या कर रहा है? आरबीआई लेंड्स मनी टू कमर्शियल बैंक टू मीट देयर शॉर्ट टर्म नीड्स। मतलब रेपो रेट एक ऐसा रेट है, सपोज 2%, 3%, वट एवर इट मे बी, वो एक ऐसा रेट है, अगर कमर्शियल बैंक को पैसे की जरूरत पड़ जाती है तो आरबीआई उनको पैसे देगा, लेकिन कुछ इंटरेस्ट चार्ज करेगा। वो इंटरेस्ट का रेट को हम क्या बोल रहे हैं? रेपो रेट और रीपरचेज रेट, राइट। अब अगर रेपो रेट बढ़ता है, ध्यान से समझो, अगर रेपो रेट बढ़ता है इसका मतलब बोरिंग कॉस्ट कमर्शियल बैंक के लिए बढ़ जाती है। अगर रेपो रेट बढ़ता है तो यानी जो बैंक्स हैं उनकी बोरिंग कैपेसिटी डाउन कर रहा है, यानी वो कम से कम बोरो कर पाएंगे। तो अगर आरबीआई को ऐसा लगता है कि कमर्शियल बैंक की बाइंग कैपेसिटी को कमजोर किया जाए, वीक किया जाए, तो रेपो रेट बढ़ा देगा आरबीआई। लेकिन अगर कोविड-19 के टाइम में, पेंडेमिक में, वो ऐसा कर नहीं सकता, तो उसने क्या किया, उस टाइम रेपो रेट घटा दिया ताकि मैक्सिमम लोगों को हम लोन दे सकें और फिर लोन वो पब्लिक तक जा सके, तो फिर वो रेपो रेट कम कर देगा। तो ये है कॉन्सेप्ट रेपो रेट का। अगला इसके बाद कॉन्सेप्ट बैंक रेट क्या होता है? बैंक रेट को डिस्काउंट रेट भी कहते हैं। बैंक रेट इज अ रेट एट विच सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री आरबीआई lends money to commercial bank to meet their long term needs। देखो बैंक रेट में क्या है, जैसे मैंने आपको पढ़ाया रेपो रेट, उसी तरीके से बैंक रेट है। अब बैंक रेट और रेपो रेट में सिर्फ इतना फर्क है, रेपो रेट में जो इंटरेस्ट रेट हमने पढ़ा था वो शॉर्ट टर्म के लिए था। जैसे मैंने कोविड का एग्जांपल बताया, तो कोविड-19 पेंडेमिक में बैंक ने 3 महीने के लिए अगर कमर्शियल बैंक को पैसे दिए और शॉर्ट टर्म नीड को पूरा करने के लिए दिए, और जो इंटरेस्ट चार्ज किया उसे हम बोलेंगे रेपो रेट। लेकिन अगर बैंक एक लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए 10-15 साल के लिए कमर्शियल बैंक को, जो भी इंडिया में कमर्शियल बैंक हैं, उनको पैसे देता है आरबीआई, और रेट जो चार्ज करेगा उसे हम बोलेंगे बैंक रेट। तो वी कैन से रेपो रेट और बैंक रेट दोनों आरबीआई के पॉइंट ऑफ व्यू से हैं, दोनों ही लैंड करने के पॉइंट ऑफ व्यू से हैं, लेकिन एक में फर्क ये है, रेपो रेट शॉर्ट टर्म मनी जब देगा तो रेपो रेट लगाएगा, जब लॉन्ग टर्म के लिए फंड्स देगा तो वो क्या लगाएगा, बोलो? बैंक रेट या डिस्काउंट रेट लगाएगा, राइट। अब एक कॉन्सेप्ट यहां पे देखते हैं, दैट इज रिवर्स रेपो रेट। बी केयरफुल, रिवर्स रेपो रेट दोबारा रिकॉल करो। रेपो रेट एक ऐसा रेट जब आरबीआई कमर्शियल बैंक को पैसे देगा शॉर्ट टर्म के लिए, तो वो रेपो रेट चार्ज करेगा, रेपो रेट लगाएगा। लेकिन जब आरबीआई लॉन्ग टर्म के लिए पैसे देगा तो बैंक रेट लगाएगा। अब हम आ गए रिवर्स रेपो रेट, मतलब रेपो रेट जो पढ़ा था उसका रिवर्स। मतलब अगर कभी कभी ऐसा हो सकता है कमर्शियल बैंक के पास पैसे ज्यादा हैं और आरबीआई उनसे पैसे लेना चाहता है, यानी उनकी फिर से बाइंग कैपेसिटी को कमजोर करना चाहता है, तो यहां पे अब तो कमर्शियल बैंक के पास पैसा ज्यादा है, वो तो लेंगे नहीं आरबीआई से, तो यहां पे आरबीआई क्या कर सकता है, उनसे कमर्शियल बैंक से पैसे लेगा जो उनके पास सरप्लस है, और वहां पे उनको एक रेट ऑफ इंटरेस्ट देगा, उसे हम बोलेंगे रिवर्स रेपो रेट। यानी ऐसे रेट पे पैसे लेना कमर्शियल बैंक से और उनको फिर इंटरेस्ट पे करना इस रेट पे जिससे उनका बेनिफिट हो, तो हम उसे बोलेंगे रिवर्स रेपो रेट। यानी रेपो रेट में कमर्शियल बैंक से इंटरेस्ट ले रहा था आरबीआई, रिवर्स रेपो रेट में कमर्शियल बैंक से पैसे ले रहा है और उनको इंटरेस्ट पे कर रहा है।
नेक्स्ट फंक्शन दैट आरबीआई परफॉर्म इज ओपन मार्केट ऑपरेशन। ये क्या होता है, इसको शॉर्ट में बोलते हैं ओएमओ। ओएमओ ओपन मार्केट ऑपरेशन। इसमें क्या होता है, ये फंक्शन रिलेटेड है बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज। अब इसका मतलब क्या है, कभी कभी गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मार्केट में यानी इकोनॉमी में सिक्योरिटी इशू करती है, तो वहां पे बीच में काम करता है गवर्नमेंट के बिहाफ में आरबीआई। तो ओपन मार्केट ऑपरेशन मींस बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी बाय सेंट्रल बैंक फ्रॉम या टू पब्लिक एंड कमर्शियल बैंक। मतलब गवर्नमेंट के बिहाफ में आरबीआई क्या कर रहा है, मार्केट में या तो सिक्योरिटी इशू कर रहा है, सिक्योरिटी बोले तो शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, या फिर रिवर्स मार्केट की सिक्योरिटीज को गवर्नमेंट के बिहाफ में खरीद रहा है। तो इसे हम बोलते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशंस। जैसे मैं और आपको रिलायंस का शेयर खरीदना है तो मैं और आप अपने अकाउंट से परचेज कर लेंगे, लेकिन अगर गवर्नमेंट को बीच में आना है और सिक्योरिटी खरीदनी है या कोई सिक्योरिटी इशू करनी है तो फिर उसके बिहाफ में कौन डील करेगा, आरबीआई, दैट इज ओपन मार्केट ऑपरेशंस। कुछ कंडीशन कहता है यहाँ पे ओपन मार्केट ऑपरेशंस के लिए। तो कंडीशन नेसेसरी फॉर सक्सेस ऑफ ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या है, पहला बोलता है देयर शुड एग्जिस्ट अ वेल डेवलप एंड ऑर्गेनाइज सिक्योरिटी मार्केट। यानी ये फंक्शन तभी काम कर सकता है जब आपकी मार्केट जो है ऑर्गेनाइज हो, सिस्टमेटिक हो, वेल डेवलप हो। दूसरा, द रिजर्व्स ऑफ कमर्शियल बैंक शुड बी अफेक्टेड विद द सेल एंड परचेज ऑफ सिक्योरिटी। मतलब जो रिजर्व है कमर्शियल बैंक के पास, द रिजर्व ऑफ कमर्शियल बैंक शुड बी अफेक्टेड विद द सेल एंड परचेज ऑफ सिक्योरिटीज। यानी अगर आप कमर्शियल बैंक की जो उसके पास लिक्विडिटी की पावर है, जो उसके पास पैसे हैं, उसको अगर आप प्लस माइनस करना चाहते हो तभी ओपन मार्केट ऑपरेशन में हम डील करते हैं। मतलब अगर मुझे नॉर्मल बैंक जो इंडिया में काम करते हैं उनके पैसों को कम करना है तो मैं क्या करूंगा, उनको बोलूंगा शेयर खरीदो, तो खरीदेंगे, उनके पास फंड का शॉर्टेज हो जाएगा, मतलब बोरिंग पावर कम हो जाएगी, लेंडिंग पावर कम हो जाएगी, राइट। और अगर मुझे उनकी लेंडिंग पावर को बढ़ाना है तो मैं क्या करूंगा, उनके शेयर खरीद लूंगा, तो उनके पास पैसे चले जाएंगे तो फर्दर लेंड कर सकते हैं। तो ऐसे मार्केट में जब डील करना है तो आप ओएमओ परफॉर्म करते हो। तीसरा पॉइंट कहता है सेंट्रल बैंक शुड होल्ड एडिक्वेट सिक्योरिटी टू इन्फ्लुएंस मनी सप्लाई इन इकोनॉमी। अब ऑपरेशन तो तभी काम हो पाएगा ना जब आरबीआई के पास सिक्योरिटीज हैं, आरबीआई के पास सिक्योरिटी होंगी तभी तो फर्दर सेल करेगा, राइट। फोर्थ पॉइंट है देयर शुड नॉट बी फ्रीक्वेंट फ्लक्चुएशन इन द वैल्यू ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी। अब देखो गवर्नमेंट सिक्योरिटी लोग क्यों खरीदेगा, तभी खरीदेगा ना जब उसमें रिस्क कम होगा, फ्लक्चुएशंस कम होंगी, मार्केट वैल्यू कम नहीं होगी, तब लोग खरीदते हैं। तो ओपन मार्केट के लिए कंडीशन फोर्थ क्या हो गई, फ्लक्चुएशंस ज्यादा नहीं होनी चाहिए विद रिस्पेक्ट टू गवर्नमेंट सिक्योरिटी, मतलब कस्टमर को रिस्क ज्यादा ना दिखाई दे। क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास फंक्शन जो आरबीआई परफॉर्म करता है वो क्या है, लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट। लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट फिर से आ गया एलआरआर, इसको हम बोलते हैं वेरिएबल रिजर्व रेशो मेथड, इसे हम बोलते हैं वेरिएबल रिजर्व रेशो। ये क्या है, इसके अंदर हम क्या देखेंगे कि इट इज अ वेरी क्विक एंड डायरेक्ट मेथड फॉर कंट्रोलिंग द क्रेडिट क्रिएटिंग पावर ऑफ कमर्शियल बैंक। यानी ये सबसे तेजी से कंट्रोल करने का, यानी अगर आपको कमर्शियल बैंक को तुरंत उनकी पावर को वीक या स्ट्रॉन्ग करना है तो आप एलआरआर में डील कर सकते हो। अब एलआरआर के अंदर रेशोज आएंगे, जैसे अभी हम पढ़ेंगे सीआरआर, एसएलआर, मिनिमम रिक्वायरमेंट। ये चीजें करने के बाद आरबीआई एक फंक्शन परफॉर्म करता है जिससे वो कमर्शियल बैंक की बोरिंग्स और लेंडिंग पावर को स्ट्रॉन्ग या वीक करता है। तो एलआरआर के अंदर पहला कॉन्सेप्ट क्या है जो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया, दैट इज सीआरआर, यानी लीगल रिजर्व मेंटेन कराने के लिए आरबीआई काम करता है। लीगल रिजर्व वो है जिसको लगता है आरबीआई को कि इसको अगर मैं बोल दूंगा तो इकोनॉमी में सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम बना रहेगा। तो सीआरआर में मैंने आपको बताया एक ऐसा मिनिमम परसेंटेज, सीआरआर क्या है, एक ऐसा मिनिमम परसेंटेज जो आरबीआई कहता है कि जितनी आपके पास डिपॉजिट्स आएंगी आपको इतना परसेंटेज मुझे देना पड़ेगा, यानी मेरे पास रखना पड़ेगा। मैं आपको वापस कर दूंगा लेकिन मुझे रखना पड़ेगा, यानी आप इसको पब्लिक को लैंड नहीं कर सकते। दिस इज वन ऑफ द एलआरआर, दैट इज सीआरआर। अब ध्यान से देखो व्हाट इज एसएलआर, ये फर्स्ट टाइम हम पढ़ रहे हैं। व्हाट इज स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो, ध्यान से देखेंगे। इट रेफर्स टू मिनिमम परसेंटेज, मैं रीड कर रहा हूं यहां पे, इट रेफर्स टू मिनिमम परसेंटेज ऑफ नेट डिमांड्स एंड टाइम लायबिलिटी विच कमर्शियल बैंक आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन विद देमसेल्व्स।
अब यहां पे आरबीआई कह रहा है मुझे मत दो पैसे, लेकिन जितने आपके पास डिपॉजिट्स आए हैं उसका इतना परसेंटेज अपने पास ही रखो। कहां रखो? नेट डिमांड की फॉर्म में और टाइम लायबिलिटी की फॉर्म में, मतलब जब जरूरत पड़े आपको देनी पड़ जाए। जैसे मैं आपको बोलूं मैं आपको 100 रुपए दे रहा हूं और मैं आपको बोलूं 100 रुपए ना आगे फर्दर अपने फ्रेंड को मत देना, 20 रुपए अपने पास रखना, मैं कभी भी मांग सकता हूं या कोई पर्सन कभी मांग ले तो आपके पास रहे। तो दिस काइंड ऑफ रेशियो, दिस काइंड ऑफ LRR इज स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। इससे क्या हो रहा है कि इससे आरबीआई आपको कह रहा है कि आपके पास इतना फंड 24 आवर्स 365 डेज अवेलेबल होना चाहिए ताकि आपकी लेंडिंग पावर वीक ना हो। ठीक है, दिस इज SLR। क्लियर? नेक्स्ट फंक्शन आरबीआई परफॉर्म क्या करता है, दैट इज मार्जिन रिक्वायरमेंट। मार्जिन रिक्वायरमेंट के अंदर आरबीआई क्या करता है, देखो, मार्जिन इज द डिफरेंस बिटवीन अमाउंट ऑफ लोन एंड मार्केट वैल्यू ऑफ द सिक्योरिटी ऑफर्ड बाय बोरोवर अगेंस्ट द लोन। ध्यान से देखो, मार्जिन का मतलब क्या बोल रहा है यहां पे। मार्जिन क्या है, जैसे मान के चलो आप मुझसे क्लास ले रहे हो तो मैं आपसे कभी कभी हो सकता है कि एडवांस फीस ले लूं, कभी कभी हो सकता है एडवांस फीस ले लूं। उस एडवांस फीस का मतलब क्या हुआ कि हम कैसे काम करेंगे, इक्विवेलेंट पॉइंट पे करेंगे। जैसे ही आपने एडवांस फी पे किया, सपोज आपने पे किया 3 क्लासेस का और मेरी 2 क्लास हो गई, तो इसका मतलब मैं अब 2 क्लास के पैसे को अपना रेवेन्यू बुक कर सकता हूं। मार्जिन, मार्जिन का मतलब मैं आपको एक क्लास का अमाउंट बता दूंगा कि भाई 3 क्लास का पैसा मुझे एडवांस दो, 2 क्लास का पैसा एडवांस दो। तो ऐसे ही मार्केट में क्या होता है, बैंक्स जो है मार्जिन लेते हैं। मार्जिन किस चीज का लेते हैं, मार्जिन क्या कहलाता है, देखो ध्यान से दोबारा, मार्जिन इज द डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट ऑफ लोन, जो बैंक्स लोन देता है, एंड द मार्केट वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी ऑफर्ड बाय बोरोवर अगेंस्ट द लोन। मतलब जो बैंक के पास लोन लेने आते हैं कस्टमर, उनको बैंक कहता है कि मैं आपको 10 लाख का लोन तो दे रहा हूं, लेकिन मुझे भी तो कुछ गिरवी दो, मुझे भी तो कुछ सिक्योरिटी दो कि कल के दिन पैसे नहीं दे पाए तो मेरे पास कुछ तो मार्जिन हो। तो फिर बैंक कुछ भी रख सकते हैं, जैसे कि आपका घर के डॉक्यूमेंट्स रख सकते हैं या आपके पास LIC के डॉक्यूमेंट्स रख सकते हैं, उसे मार्जिन बोल रहे हैं। लेकिन अभी मार्जिन वो नहीं पढ़ रहे, अब जो आरबीआई कहता है। आगे देखो क्या है, इफ द मार्जिन फिक्स बाय सेंट्रल बैंक इज 40%, सपोज मार्जिन यानी सेंट्रल बैंक सपोज कहता है कि जो भी आप कस्टमर को लोन दो 40% मार्जिन रखो, मतलब 40% कुछ उसके बाद सिक्योरिटी ले लो, देन कमर्शियल बैंक आर अलाउड टू गिव अ लोन अप टू 60% ऑफ द सिक्योरिटी। मतलब अब देखो, अब आरबीआई के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ो कि आरबीआई कहता है कि अगर आपको कोई 1 लाख रुपए की वैल्यू एज अ सिक्योरिटी देता है तो आप उसको 40% ही लोन दे सकते हो, मतलब 60% मार्जिन रखना है आपका। दोबारा देखो मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, मार्जिन कितना रखना है ये सब कौन डिसाइड करता है, आरबीआई। आरबीआई कहता है कि अगर आप 1 लाख रुपए का कोई एसेट रखते हो एज अ मोर्टगेज, तो आपको मार्जिन रखा गया है सपोज 40%। तो 40% का मतलब यू कैन ओनली गिव लोन अप टू 60%, 40% यू हैव टू कीप एज अ मार्जिन। तो ये हुआ आरबीआई का एक फंक्शन, मार्जिन रिक्वायरमेंट डिसाइड कौन करता है मार्केट में, बताओ, आरबीआई। नेक्स्ट फंक्शन क्या परफॉर्म कर रहा है आरबीआई, दैट इज कस्टडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। मतलब अब आरबीआई यहां पे एक और काम कर रहा है कि जितने भी कॉमर्शियल बैंक्स हैं उन सबके कस्टमर्स हैं। अब जितने भी कस्टमर्स हैं उनमें से बहुत सारे कस्टमर बैंकों के ऐसे होंगे जो फॉरेन एक्सचेंज में डील करते होंगे, मतलब इंपोर्ट एक्सपोर्ट में डील करते होंगे, तो उनके पास फॉरेन करेंसी आती होगी बैंक के पास। तो यहां पे अब बीच में कौन आ गया, आरबीआई एज अ सुपरवाइजरी बॉडी, और वो कह रहा है कि आपको कितना फॉरेन एक्सचेंज रखना है, कितना मेंटेन करना है, कितना मिनिमम रखना है, वो आरबीआई एज अ कस्टडियन का काम कर रहा है। वो गाइडलाइन इशू कर रहा है कि कितना फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व रखना है। इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, इससे जितने बैंक्स हैं उनको एक लिमिट पता चलेगी कि कितना वो लोग फॉरेन करेंसी होल्ड कर सकते हैं और कितना वो एज अ फ्लो में यूज कर सकते हैं। तो ये एक फंक्शन हो गया कस्टडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। वैसे तो आरबीआई ही रखता है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, उसके पास ही होता है डॉलर, युआन, जितनी फॉरेन करेंसीज हैं, यूरो, पाउंड्स। लेकिन अगर फॉरेन एक्सचेंज किसके पास है, कमर्शियल बैंक के पास ही है, तो उसके लिए गाइडलाइन इशू करेगा कौन, आरबीआई, की कितना आप मिनिमम मैक्सिमम रख सकते हो। क्लियर? हमारे पास डिस्कशन का है, दैट इज डिफरेंस बिटवीन सेंट्रल बैंक एंड कॉमर्शियल बैंक। तो बहुत ही छोटा सा पॉइंट है ये, अगर एग्जाम में आता है तो ये 3 मार्क्स से ज्यादा का नहीं आना चाहिए, राइट। तो 3 मार्क्स में यू आर सपोज टू राइट ओनली 3 पॉइंट्स और मैक्सिमम 4, इससे ज्यादा आप नहीं लिखना।
तो पहला देखो डिफरेंस क्या हो सकता है। अगर मीनिंग की बात करें तो सेंट्रल बैंक कौन है? सेंट्रल बैंक एपेक्स बॉडी है, गवर्नमेंट का बैंक है और सुपरवाइजरी बॉडी है, ये सेंट्रल बैंक का मतलब है। कमर्शियल बैंक का मतलब है इंस्टीट्यूशंस, ऐसे इंस्टीट्यूशन जो किसमें डील करते हैं? लैंडिंग और एक्सेप्टिंग डिपॉजिट में डील करते हैं और जो गवर्न होते हैं किसके थ्रू? सेंट्रल बैंक के थ्रू। इनका ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रॉफिट अर्न करना। जबकि इसका ऑब्जेक्टिव क्या है बताओ सेंट्रल बैंक का? मॉनेटरी फ्लो, गवर्नमेंट की डायरेक्शन को पब्लिक तक पहुंचाना। स्टेटस क्या है? सेंट्रल बैंक का स्टेटस क्या है? ये एक अपेक्स इंस्टीट्यूशन है। और अगर हम कमर्शियल बैंक की बात करें तो इनका क्या है? ये एक बैंकिंग स्ट्रक्चर है, ये बैंकिंग इंडस्ट्रीज हैं जो किसमें डील करती हैं? पैसे के फ्लो में डील करती हैं, पैसे लेना और पैसे पब्लिक तक देना। ओनरशिप की बात करें तो ओनरशिप क्या है? अगर सेंट्रल बैंक है तो इसकी ओनरशिप किसके पास है? देखा जाए तो गवर्नमेंट के पास ओनरशिप है। लेकिन जो कमर्शियल बैंक है इनके पास ओनरशिप किसके पास है? ये गवर्नड बाय गवर्नमेंट होते हैं लेकिन ये प्राइवेट सेक्टर के होते हैं। इसका मतलब इनकी जो ओनरशिप पावर है, अगर प्राइवेट बैंक है तो प्राइवेट पर्सन ओनर होगा और अगर पब्लिक सेक्टर के बैंक है तो इनकी गवर्निंग बॉडी भी गवर्नमेंट होगी। ऑब्जेक्टिव किसका क्या है? अगर हम बात करें सेंट्रल बैंक के ऑब्जेक्टिव की तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? पब्लिक का इंटरेस्ट, पब्लिक का वेलफेयर के लिए काम करते हैं, इनका प्रॉफिट मोटिव नहीं है। जबकि कमर्शियल बैंक का मोटिव क्या है? मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट। अगर हम इशू ऑफ करेंसी के पॉइंट ऑफ व्यू देखें तो करेंसी इशू करने का राइट किसके पास है? ओनली सेंट्रल बैंक के पास है। कमर्शियल बैंक के पास करेंसी इशू करने का राइट नहीं है। पब्लिक डीलिंग की बात करें तो आरबीआई कभी भी पब्लिक से डील नहीं करता, पब्लिक के लिए काम करता है। लेकिन मैं और आप कभी भी आरबीआई के पास नहीं जा सकते कि मेरे पैसे आप रख लीजिए। और जितने कमर्शियल बैंक है वो डायरेक्टली किससे डील करते हैं? पब्लिक से डील करते हैं। नंबर ऑफ बैंक की बात करें तो इंडिया में एक ही सेंट्रल बैंक है और हर इकोनॉमी में एक ही सेंट्रल बैंक होता है, दैट इज आरबीआई इन आवर केस। और अगर हम कमर्शियल बैंक की बात करें तो देयर आर सो मेनी नंबर ऑफ कमर्शियल बैंक डीलिंग इन इंडिया। फॉर एग्जांपल पीएनबी बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, देयर आर सो मेनी प्राइवेट बैंक्स आल्सो, राइट। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन सेंट्रल बैंक एंड कमर्शियल बैंक। और यहाँ पे हमारा एक पूरा कंप्लीट दैट इज बैंकिंग का चैप्टर, कमर्शियल बैंकिंग का चैप्टर और सेंट्रल बैंक का डिस्कशन खत्म हो गया, राइट।